नमस्कार, मैं हूँ आशीष। दिव्या जीएस एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज से हम लोग बिहार एसएससी का जो सीरीज है, वो साइंस से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चूँकि आप लोगों को पता है कि साइंस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उसमें भी जो बायोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं, उनको खास करके हम लोग बिल्कुल बहुत ही डीपली पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम ऑब्टेन कर पाएँ। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो साइंस का हमारा जो सिलेबस है, उसमें कौन-कौन से टॉपिक्स को कवर करना है और किन सारे टॉपिक्स को हम छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। अब मुश्किल से 2 से ढाई महीने का टाइम बचा है और इसी टाइम में हम लोग सारी चीज़ों को बाइंड करने का कोशिश करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग साइंस में हम लोग अगर इन सारे टॉपिक्स को अगर अलग-अलग पार्ट में बाँटें, तो सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा बायोलॉजी, जिसको कि 2 पार्ट में हम लोग बाँट के पढ़ेंगे। एक हमारा हो जाएगा बॉटनी और दूसरा हो जाएगा ज़ूलॉजी। खास करके जो ज़ूलॉजी वाला जो पोर्शन है, इसको हम ज़्यादा देखेंगे। हालाँकि बॉटनी से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वहाँ से थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? उसके अलावा देखिए फिजिक्स यानी भौतिकी और हमारा जो केमिस्ट्री का जो पोर्शन है। और अगर कुछ अदर से टेक्नोलॉजी वगैरह से अगर कुछ क्वेश्चन अगर आता है, तो वो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉपिक में हम लोग उसको कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है? हालाँकि वो टेक्नोलॉजी साइंस से रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है? अब आपका फिजिक्स में क्या-क्या पढ़ना और आपको एक तरफ बताएंगे क्या-क्या नहीं पढ़ना है। जैसे आप लोग देखिए, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एसआई यूनिट। ये तो आप लोग सुने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग एसआई यूनिट देखेंगे। एसआई यूनिट के बाद हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट के टॉपिक को करेंगे कोशिश। उसके बाद फिर यूनिट एंड डायमेंशन यूनिट एंड डायमेंशन के बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व को देखेंगे हम लोग। मैग्नेटिज्म के बाद फिर हम लोग साउंड एंड वेव, वहाँ हम लोग देखेंगे कि वेव कितने तरह का होता है, साउंड वेव को कौन सा वेव कहते हैं, लाइट कौन सा वेव होता है। वहाँ पे हम लोग आराम से देखेंगे कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग क्या है। ठीक है? साउंड एंड वेव के बाद हम लोग देखेंगे लाइट के अलावा मैकेनिज्म के टॉपिक में यांत्रिकी जिसको कहते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ आ जाएगा, जैसे कि फोर्स क्या है, फोर्स के अलावा एनर्जी क्या है, पावर क्या है, इसका यूनिट क्या होता है, वो तो यूनिट एंड डायमेंशन में पहले ही पढ़ चुके होंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में वैसे बहुत सारा चीज़ जो है हम लोग पहले ही देख चुके होंगे। यूनिट एंड डायमेंशन और मैकेनिज्म में हम लोग ये सब चीज़ पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में 2 पार्ट होता है। एक होता है हमारा ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के को पढ़ेंगे हम लोग। इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? पीरियोडिक टेबल, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये जो एलिमेंट है वो किस पीरियड में आते हैं, उनका वो पूछा जाता है पूरा। आपको पीरियोडिक टेबल ढंग से बताएंगे आपको। पीरियोडिक टेबल के अलावा मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु, उसमें हालांकि हम लोग उपधातु भी देख लेंगे। ठीक है? उसके बाद एटॉम पढ़ेंगे डिटेल में आराम से। उसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कई सारे उनके जो आविष्कारक हैं, वो सारा चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, हालांकि आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह भी थोड़ा बहुत बता देंगे। हालांकि वो आएगा नहीं, लेकिन आपको कंसेप्ट को समझाने के लिए आपको न्यूमेरिकल्स का हम हेल्प लेंगे। ठीक है? एटम है, फिर आपको है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बाद हमारा है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। उसके अलावा हम लोग जो डेली लाइफ केमिस्ट्री का होता है,
वो हम लोग देखेंगे। डेली लाइफ केमिस्ट्री के अलावा रेडियो एक्टिविटी और कुछ कुछ चीज़ें जो होगा अलग से हम ऐड कर लेंगे, लेकिन ये हमारा जो है बिल्कुल मेजर टॉपिक है। ठीक है, तो फिजिक्स में आपका क्या क्या पढ़ना आपको है, ऐसा यूनिट सारे का पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। मेजरमेंट पढ़ेंगे कि किसी चीज़ को मापने के लिए कौन कौन सा इकाई होता है, फिर उसका यूनिट क्या होगा, उसका डायमेंशन क्या होगा जिसको MLT में हम लोग जो करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को आराम से डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें कई सारे जो साइंटिस्ट का भी नाम बीच बीच में आएगा। मैग्नेटिज्म, जो चुंबकत्व, जो चुंबक का गुण है। साउंड, एम वेव। लाइट को पढ़ेंगे, मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, ये सारा चीज। अगर इसमें से अगर कोई देखा जाए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सा चैप्टर है, तो वहां पर आपको खास करके मेजरमेंट से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं आपको। उसके अलावा आपका लाइट से भी क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं, और इधर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन ठीक ठाक बनते हैं। यानी कि ये 3 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम जब करेंगे तो सारा ही कवर करेंगे एक तरफ से, ठीक है। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हीट एंड जो थर्मोडायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक्स, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, वो हमारे एग्जाम के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके अलावा स्केलर और वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर। देखिए ये जो एग्जाम है ना आपका क्लास 10th तक के लेवल को कवर करता है। अगर आप 9-10 तक अगर आप ठीक से कवर कर लेते हैं तो आपका इनफ है। 9-10 से ऊपर का लेवल नहीं जाएगा ये। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड नहीं कि बहुत इजी भी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर आप 9th और 10th तक के क्लास के अगर आप NCERT को अगर आप पढ़ते हैं ठीक से, उतना भी आपका पर्याप्त है। देखा जाए तो ये जो हमारा वीडियोस होगा उसी NCERT के जो बुक है उसी को कॉन्साइज वे में करके हम आपको बताने का कोशिश करेंगे, ताकि जो आपका जो टाइम है वो ज़्यादा बचे और आप बाकी दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस कर पाए। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपको देख लीजिए यहाँ पे पीरियोडिक टेबल, मेटल एंड नॉन मेटल से भी क्वेश्चन ठीक ठाक मात्रा में रहता है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको काफी ज्यादा पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मात्रा में बनता है। और उसके अलावा डेली लाइफ में तो यहाँ से आते ही क्वेश्चन है। ठीक है, आपको हालांकि बताएंगे कुछ कुछ क्वेश्चन भी आपको बताएंगे कि इस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तो आपको हम पूरा साइंस का सिलेबस का डिस्कस कर रहे हैं, और 2-4 क्वेश्चन ये भी बता देंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का लगभग पूछा जाएगा। तो हम लोगों को देखिए एक पैरामीटर आपको बनाना बहुत जरूरी है एग्जाम के हिसाब से, कि कितना पढ़ना और कितना नहीं पढ़ना है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि बाउंड्री हमको कहाँ तक कवर करना है, क्योंकि अगर आप साइंस को पढ़ने लगेंगे तब तो आपको साल भर भी कम पड़ जाएगा। आप लोग 11th में 12th में 2-2 साल 2.5 साल बहुत मेहनत करके पढ़ाई किए, लेकिन तब भी लगता होगा कि यार अभी और बहुत सारा पढ़ना बाकी है। तो हम लोगों को जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा टारगेट है, उसको ध्यान में रखते हुए सब मतलब सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उनको कवर करना है। और खास करके ये भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछा जाता है। तो अगर हम एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के एसएससी के एग्जाम का जो डिमांड है उसके डिमांड के हिसाब से तैयारी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप डिमांड को समझेंगे नहीं तो आप उस हिसाब से सप्लाई नहीं करेंगे। और जब आपका डिमांड और सप्लाई का तालमेल ही अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सिलेबस से काफ़ी भटक जाएंगे, फिर आपका जो तैयारी करने का जो दिशा है वो भटक सकता है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आपका डायरेक्शन जो प्रॉपर सिलेबस पे होना चाहिए। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग उसको भी देखेंगे, कई सारे जो मॉडल्स क्वेश्चन होंगे उसको भी हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा बायोलॉजी को। फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो करीब करीब हो गया, हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का। अब देखिए बायोलॉजी में हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए तो बायोलॉजी में आपको जो हार्ट है उसको कवर करेंगे। हार्ट के अलावा एक चैप्टर आपका ब्लड है, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि खून का रंग लाल किस वजह से होता है, या फिर आरबीसी में जो या डब्ल्यूबीसी में जो कितनी सारे सेलों की संख्याएं कितनी होती हैं, प्लेटलेट्स, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कितने होते हैं, खून का थक्का होना किस वजह से होता है। ठीक है, कई सारी चीज़ों को हम लोग ब्लड चैप्टर में देखेंगे। उसके अलावा अपना ब्रेन टॉपिक को देखेंगे। ब्रेन के अलावा रिस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, यानी कि जो श्वसन तंत्र होता है वो देखेंगे। रिस्पिरेटरी सिस्टम के बाद एक्सक्रेटरी सिस्टम, यानी कि जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है उसको देखेंगे अच्छे से।
ये हमारा श्वसन तंत्र होगा, ये हमारा उत्सर्जी तंत्र हो गया। उसके अलावा हम लोग फिर देखेंगे रिप्रोडक्टिव, जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो देखेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जो हमारा प्रजनन तंत्र है उसको देखेंगे। प्रजनन तंत्र के अलावा हम लोग देखेंगे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी को क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान जो देखेंगे वो समझेंगे। इसके अलावा हमारा आ जाएगा ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन डिजीज को हम लोग देखेंगे, मानव रोग या मानव जनित रोग जितने सारे हैं। उसके अलावा ह्यूमन न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन जो पोषण है, वो विटामिन वगैरह जितना भी टॉपिक्स है हम लोग कई सारे चीज को देखेंगे। ह्यूमन न्यूट्रिशन के अलावा विटामिन को भी कवर करेंगे। न्यूट्रिशन भी हमको क्या क्या चाहिए होगा ये सारा चीज में कवर करेंगे। बाकी जितने सारे विटामिन हैं, अलग अलग विटामिन के बारे में देखेंगे। उन विटामिन के कमी के वजह से हमारे शरीर में कौन कौन सा डिजीज होता है और उस बीमारी को दूर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से उपाय होंगे। ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम देखेंगे। ये सारा टॉपिक हमारा होगा। और उसके बाद बारी आ जाता है, ये तो लगभग आपका जूलॉजी का पार्ट हो गया। अगर हम लोग बोटनी को देखेंगे तो बोटनी से सवाल आपको किस तरह से पूछा जाएगा? जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो टमाटर है उसका जो रंग है वो रंग लाल, टमाटर का जो रंग है वो अगर लाल है तो वो लाल क्यों है? उसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कि सेब का रंग जो है वो अगर लाल है तो वो क्यों है? सेब के अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि प्याज का रंग जो गुलाबी है, जो आपको दिखता है वो गुलाबी रंग किस वजह से है? और गाजर का रंग कैसा होता है? नारंगी जैसा होता है। ये जो नारंगी है वो किसकी वजह से है? तो देखिए, तो टमाटर का अगर देखें कि टमाटर का जो रंग है वो लाल क्यों है, तो लाइकोपिन की वजह से है। लाइकोपिन। वहीं अब अगर आपसे सेब का पूछा जाए तो वो किसके वजह से है? तो एंथोसाइनिन के वजह से है। किसके वजह से है? एंथोसाइनिन की वजह से है। प्याज का रंग अगर देखा जाए तो वो लाल है, वो भी किसके वजह से है? वो भी आपका एंथोसाइनिन के वजह से है। और गाजर का रंग जो अगर आपका नारंगी जो दिखता है वो आपका किसके वजह से है? कैरोटीन के वजह से। ठीक है। देखिए अब यहां पे देख रहे क्वेश्चन का लेवल किस तरह से पूछा जा रहा है और बहुत ही सिंपल साधारण, देखिए सामान्य ज्ञान की उपेक्षा किया जा रहा है। यहाँ पे एसएससी आपसे विज्ञान में कोई विशिष्ट रूप से किसी रिसर्च के बारे में नहीं पूछ रहा है। वो बस इतना चाहता है कुछ सामान्य रूप से विज्ञान की जानकारी है या नहीं, चाहे वो बायोलॉजी के स्तर पर हो, केमिस्ट्री के स्तर पर हो या फिर फिजिक्स के स्तर पर हो। सामान्य रूप से 9th-10th जो बच्चे होते हैं, जो बोर्ड के बच्चे होते हैं, उनसे जितना उम्मीद होता है बस यही सब होता है। आप इतना जानकारी अगर आपके पास है तो आप एसएससी के एग्जाम में साइंस में 25 में से लगभग आप 20-22 क्वेश्चन का सही कर सकते हो। साइंस एक ऐसा पोर्शन होता है जहां पर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज़्यादा सही कर पाओगे। बाकी अगर हम आपको जीके जीएस की अगर बात करेंगे, जैसे कि यहाँ तो जीएस का मतलब साइंस ही हो गया, जीके में जैसे करंट अफेयर्स वगैरह पूछा जाता है तो वहाँ पे आपको मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपके रेंज से बाहर होगा। ठीक है। लेकिन आप साइंस के टॉपिक अगर आप ठीक से कवर करते हो तो यहाँ से जो है आप अच्छा मात्रा में आप कवर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे इस तरह से क्वेश्चन होता है। कुछ और भी आपको क्वेश्चन दिखाते हैं यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ये तो टमाटर, प्याज और गाजर वाला क्वेश्चन हुआ। फिर देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि जो फादर ऑफ बायोलॉजी है, फादर ऑफ बायोलॉजी है वो कौन है? दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी। देखिए आज आपका पहला क्लास है साइंस का, तो आपको सिर्फ हम आपको ये बताने का कोशिश करेंगे कि साइंस से क्वेश्चन पूछने का जो तरीका क्या है, क्योंकि अभी से जो है हम लोग बायोलॉजी के टॉपिक को सबसे पहले कवर करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि
बायोलॉजी हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, फिर देन हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी कवर करेंगे। तो इसीलिए आपको बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आज आपको हम ज़्यादा मतलब आपको दे रहे हैं करने के लिए। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी में कौन है, उसके अलावा फादर ऑफ बोटनी वो कौन है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर देखा जाए तो फादर ऑफ बायोलॉजी की अगर बात करें तो कौन है इसके, अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी अगर देखा जाए तो ये भी कौन है, ये भी अरस्तु ही है। फादर ऑफ साइटोलॉजी देखा जाए तो ये कौन है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक का हम लोग और भी चीज देखेंगे, ठीक है। रॉबर्ट हुक, उसके अलावा फादर ऑफ जो बोटनी है वो कौन है, थियो फ्रेस्टस, ये आपका है फादर ऑफ बोटनी, ठीक है। अब देखिए और भी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको बस हम सैंपल देने का कोशिश कर रहे हैं कि देखिए बायोलॉजी से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। जैसे कि आपसे एक और किस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ब्लड है यानी खून जो है उसको प्योर करने का काम कौन करता है, और दूसरा फिल्टर। ब्लड को जो है हमारा जो ऑर्गन हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के किस ऑर्गन के द्वारा से जो ब्लड है उसको क्या किया जाता है, प्योर किया जाता है, तो उसका क्या नाम है, लंग्स यानी फेफड़ा। तो हमारे जो ब्लड है, ब्लड को प्योर करने का काम कौन करता है, लंग्स। हमारा जो लंग्स है वो ब्लड को क्या करता है, प्योर करता है। वहीं पर जो फिल्टर जो काम करने का कोशिश करता है वो कौन है, किडनी। आपको तो याद होगा कि कहा जाता है कि किडनी जो खराब होता है सबसे ज्यादा किस वजह से होता है, शराब पीने की वजह से आपका किडनी खराब हो सकता है। तो शराबी मूवी में तो कह दिया कि भैया भगवान कुछ दिया ना हो पर किडनी दो दिया, उसको पता था कि ये बंदा जब जाएगा तो पिएगा जरूर, इसलिए उसको किडनी दो दिया। देखिए एक किडनी खराब हो जाएगा तो दूसरे किडनी पे आप टिके तो रहेंगे, लेकिन वो जो फिल्टर करने की जो कैपेसिटी है, फिल्टर करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ब्लड फिल्टर ही धीरे धीरे होगा तो आपके बॉडी ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, फिर आप कोई भी काम करेंगे तो थकेंगे ज़्यादा। तो किसी दिन अगर आपका ऑक्सीजन लेवल अगर काफ़ी कम हो गया तो उस दिन आपका टिकट कट जाएगा बिना किसी परमिट का। तो ध्यान दीजिए, ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करने का काम कौन करता है, किडनी करता है। जबकि ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन है, जो शुद्धिकरण है, वो काम कौन करता है, लंग्स। लंग्स में बताएंगे आपको कि लंग्स का जो 2 चैम्बर होता है उसमें किस तरह से हमारा ये काम होता है। जब लंग्स चैप्टर पढ़ाएंगे आपको वहां पे आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ और इंटरेस्टेड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो कभी कदार एग्जाम में क्वेश्चन में आता है। जैसे आप लोगों के घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो आपका बना, जो बोर्ड बना हुआ है, ये देखिए इस तरह से होगा और इसमें 2 होता है छोटा पिन और 1 होता है बड़ा पिन। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये बताओ कि ये भैया ये बड़ा पिन किस चीज़ के लिए दिया गया है और ये दोनों पिन किस चीज़ के लिए दिया गया है, तो आप क्या जवाब देंगे। इतने दिनों से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आपको जो घर में जो हम लोगों का जो हीटर है या फिर रेफ्रिजरेटर वगैरह जो यूज़ करते हैं, टीवी में भी, हालांकि टीवी में तो कई बार क्या होता है वो डबल प्लग से ही काम चल जाता है, लेकिन जितने सारे ट्रिपल जो सॉकेट वाले होते हैं उसका क्या काम होता है। तो आप देखते होंगे जो सॉकेट होता है उसमें जो जो बड़ा वाला जो मोटा वाला पिन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। जब भी आप उसमें एंटर करेंगे तो देखिएगा कि ये वाला जो है ग्रिपिंग का भी काम करता है एक तरह से। देखिए सिर्फ ये ग्रिप के लिए तो नहीं दिया गया होगा, इसके पीछे कुछ और भी रीज़न हम लोग वो देखने का कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका आयरन है, आयरन बनाने का कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए कि आपका फिलिप्स का ये आपका आयरन है, इसके आयरन में जो पिन है, प्लग है, उस प्लग में एगो मोटा वाला पिन है, एगो छोटा वाला पिन है। ये तो नहीं बना पाएंगे उतना अच्छा से, मान लीजिए ऐसे ही, ठीक है। ये आपका है। अब ये जो मोटा वाला पिन है और ये जो 2 छोटा वाला पिन है वो क्यों दिया गया, देखिए ये चला जाएगा इसके अंदर और ये दोनों चला जाएगा इसके और इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं लाइव वायर, जिसको आपकी भाषा में कहते हैं गर्म, और दूसरा जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं ठंडा। इसको लाइव वायर नहीं, इसको कहते हैं न्यूट्रल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको
ये न्यूट्रल रहता है। आप जो करंट सप्लाई जो होता है जो पोल से, वहाँ पे 2 वायर लेते हैं नॉर्मली। एक वायर आपका होता है न्यूट्रल और एक होता है आपका लाइव वायर, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन तेजी से सर्कुलेट कर रहा होता है। और दूसरा जो न्यूट्रल दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो बना रहे। क्योंकि जब देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं बना रहेगा तो करंट कभी होगा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, वही चार्ज जिसको आपके चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसको हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। और जब वो चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन जब तेजी से स्प्रेड करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, करंट। हम लोग करंट टॉपिक में पूरा डिटेल में देखेंगे कि फ्लो ऑफ चार्ज का जो डायरेक्शन होता है और वो जो करंट का जो डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। वहाँ पे कई सारे टॉपिक्स को देखेंगे कि वोल्ट मीटर क्या होता है, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रोल होता है, आराम आराम से समझेंगे। वो जब आपको फिजिक्स का टॉपिक बताएंगे तब आपको वहां समझाएंगे। तो लाइव वायर ये हमारा क्या हो गया, लाइव वायर, ये क्या हो गया हमारा, न्यूट्रल हो गया। और ये जो दिया जाता है वो दिया जाता है हमारा अर्थिंग के लिए दिया जाता है। अब ये अर्थिंग के लिए क्यों दिया जाता है, देखिए होता क्या है कि कभी कभी जब आप आयरन वगैरह यूज करते हैं तो जब इसके जो जिधर से आप आयरन करना, जो लोहा वाला जो पार्ट होता है, जब आप उसको छूते हैं तो कभी कभी करंट लग जाता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि अंदर जो है जो वायर का जो इसमें कॉम्बिनेशन जो दिया हुआ है वहाँ पे कुछ ना कुछ डिफॉल्ट हो रहा है, वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो वो झटका आपको ना लगे, वो झटका जो इलेक्ट्रॉन जो वहाँ पे बहुत सारा जो जमा हो गया वो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो हो जाए, अर्थिंग में इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसको अलग से, मतलब आप ये कह लीजिए वो एक्स्ट्रा अर्थिंग है। हालांकि ये भी न्यूट्रल जो बना है वो पोल से अर्थिंग के माध्यम से ही होता है, लेकिन ये जो होता है वो अर्थिंग हम लोग घर में कहीं पे छड़ वगैरह में, फिर कई बार तो ऐसा होता है कि पिलर वगैरह में एक्स्ट्रा वायर को जोड़ करके इस मोटे वाले पिन में दे दिया जाता है। इससे क्या होगा, जो आपके घर में जितने सारे जो रेफ्रिजरेटर फ्रिज वगैरह है, जो आयरन वगैरह है, अब उसमें करंट वगैरह नहीं आएगा। या अगर मान लीजिए कोई शॉर्ट सर्किट भी लगता है तो वो इस शॉर्ट सर्किट को अर्थिंग के माध्यम से संभाल लिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो हमारा अर्थिंग दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपसे कभी कभी दे दिया जाता है एग्जाम में कि उसमें मोटा पिन का क्या मतलब यूज है। उसके अलावा आप लोग भाई सीआरडी के तो बहुत बड़े फैन हैं, कई सारे लोग बच्चे भी देखते हैं, सीआरडी बहुत देखते हैं। उसमें कई बार ऐसा दिखाया जाता है कि किसी को बेहोश अगर करना होता है तो एक रुमाल में कुछ केमिकल वगैरह डाल के किसी के जो किडनैपर क्या करता है मुंह पे डाला और फिर वो बेहोश हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेहोश करने का कोशिश किया गया लेकिन वो ज़्यादा मात्रा में केमिकल देने की वजह से, या फिर जब धूप उस केमिकल पे जब सनलाइट पड़ता है उसके वजह से एक नए केमिकल में कन्वर्ट होने की वजह से वो व्यक्ति मर भी जाता है। यानी कि बेहोश करने के चक्कर में कभी कभी डेथ भी हो जाता है। अब फिर पुलिस उसके ऊपर जो तहकीकात करती है। तो ये जो आपका जो मामला है इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो जैसे कि मान लीजिए किसी को बेहोश करना हो, मान लीजिए, तो बेहोश करने के लिए आमतौर पे जो कपड़े में क्या दिया जाता है, CHCl3 दिया जाता है। क्या दिया है उसमें, CHCl3, जिसको कि क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। और यही क्लोरोफॉर्म जब मैंने आपको बताया कि जब कभी कभी लोग मर भी जाते हैं जब वो सनलाइट के साथ रिएक्शन करता है तो वो जो आपका क्लोरोफॉर्म है वो आपको फैजिन बन जाता है। और यही फैजिन की वजह से, जो कि एक एकदम पॉइजन मतलब एक्सट्रीम लेवल पे पॉइजन हो जाता है, और वो सनलाइट के रिएक्शन होने की वजह से, और इसके वजह से आदमी का क्या हो जाता है, मृत्यु तक हो जाता है। ये फैजिन की वजह से होता है। और कई बार आप देखते होंगे कि डॉक्टर लोग किसी को अगर, ये तो खैर किडनैपर लोग करते हैं, खैर डॉक्टर तो किडनैपर की तरह नहीं करने वाले हैं। तो कोई डॉक्टर जो है क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, उस इंजेक्शन को क्या बोलते हैं, एनेस्थीसिया बोलते हैं। एनेस्थीसिया बोलते हैं। तो कई बार ऐसा देखिए, मतलब ये तो खैर किडनैपर यूज करते ही हैं, लेकिन जो डॉक्टर होते हैं वो इसी क्लोरोफॉर्म का जो मात्रा है वो लिमिट मात्रा में डालते हैं। हालांकि किडनैपर तो खैर लिमिट क्या, उस समय तो तुरंत बोतल डाला और चिपकाया और काम खत्म है। उसको तो सिर्फ बेहोश करने से मतलब है, मर गया तब तो कोई बात ही नहीं है, जिंदा रहा तो फिर काम हो जाएगा। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, कभी कभी बेहोश करने के लिए इसी CHCl3 की मात्रा को सीमित करके, ध्यान दीजिएगा, सीमित, असीमित रूप से नहीं,
लिमिट में उस चीज़ को दिया जाता है। और एक चीज़ क्या किया जाता है बेहोश करने के लिए, कई बार N2O भी दिया जाता है। आपको याद होगा N2O, लाफिंग गैस। व्यक्ति पहले जब दिया जाता है तो 2-3 मिनट पहले हंसता है और फिर वो हंसते हंसते बेहोश। तो इस तरह से जो आप देख रहे हैं, जो जनरल साइंस है आपका, वो क्वेश्चन आपका बनाता है। तो हम लोग इसी चीज को देखते हुए हम लोग बायोलॉजी को हम लोग ध्यान रखेंगे, और जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते रहेंगे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग साइंस में लगातार एक साथ बने रहेंगे, और मेरा लगातार प्रयास होगा कि आपका जो तैयारी करने का जो धार है वो लगातार बेहतर होते रहे, आपका धार और तेज हो। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।